हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। स्टैटिक का मतलब जो दो चार्ज रुका हुआ है, ठीक है। स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके बाद एंड दे कैन एक्ट अलोंग दी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैम, और ये जो लग रहा है वो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैम के अलोंग लग रहा है, ठीक है। जैसे ये चार्ज हमारा क्या है, एक Q1 है और ये चार्ज हमारा क्या है, एक Q2 है। इसके जो बीच का जो ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है इस डिस्टेंस को हमने R मान लिया। तो डिफिनीशन के अनुसार ये कह रहा है कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 एंड Q2 के। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो इक्वल टू एक इक्वलिटी का साइन हट जाता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम Q1 Q2 बट्टा r² होता है। वेयर जहां पे K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और ये जो फोर्स है हमारा, जैसे हम ये चार्ज अगर हमारा फर्स्ट चार्ज है और ये हमारा सेकंड चार्ज है तो ये जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि एंड दे कैन एक्ट अलोंग दी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग जो इस चार्ज को दो स्ट्रेट लाइन जो एक ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग ही लगेगा। तो हम अगर इस पे फोर्स देखते हैं 1 की वजह से, तो 1 की वजह से ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से अगर इस पे चार्ज फोर्स देखते हैं तो ये इस लाइन के अलोंग ही आएगा और चूंकि रिपल्सिव है तो ये इससे दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 2 पर 1 की वजह से वो इधर लगेगा, ठीक है। अगर हम इस चार्ज की वजह से इस पे अगर फोर्स देखते हैं, क्योंकि फोर्स दोनों चार्ज पे लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस चार्ज पे भी लगेगा, तो इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा तो इसी लाइन के क्या आएगा, अलोंग लगेगा। फोर्स दोनों चार्ज पे लाइन के अलोंग ही लगेगा, लेकिन दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्सिव का फोर्स लगेगा। तो इस पे जो 1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा 2 की वजह से वो इधर की तरफ लगेगा, तो इस तरह का फोर्स लगेगा। और दोनों का जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना के इक्वल ही होगा। यानी कि F जो हमारा 1 पे लग रहा है 2 की वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q1 Q2 बटा r²। और F21 का भी जो होगा मैग्नीट्यूड वो होगा Q1 Q2 बटा r² ही होगा। और दोनों फोर्स क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि F12 यानी कि जो फोर्स हमारा 1 पे लग रहा है 2 की वजह से इक्वल टू माइनस ऑफ F21, क्योंकि अगर इसी में अगर हम माइनस लगा दे तो डायरेक्शन क्या होगा, पलट जाएगा, या फिर हम इस फोर्स में अगर माइनस लगा दे तो डायरेक्शन इधर की तरफ पलट जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन होगा वो ये वाला होगा। और एक जो है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो कंबाइन करके आया वो एक ये वाला आया, ठीक है। तो इसे आप इतनी बातें को पहले नोट कर ले, उसके बाद हम इसके कुछ और भी चीजें इसके बारे में बताते हैं।
हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम अभी निकाले हैं वो कितना निकाले हैं कि Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ कैसा है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं R और F के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, हाइपरबोलिक टाइप, कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वैसे वैसे कम हो रहा है। डिस्टेंस जब हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी जब हो गया तो फोर्स लगभग हमारा 0 आ रहा है। जब डिस्टेंस हमारा कम है तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि ये जो हमारा के था, कि ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पे ये डिपेंड करता है। के का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ एयर में या वैक्यूम में होता है, एयर या वैक्यूम में होता है। के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, जहां पे एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ये क्या होता है, मीडियम के लिए होता है। हर एक मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। इस चीज को हम अगले वीडियो में परमिटिविटी के बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी ये जानो कि ये मीडियम की प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने बता दिए। ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जो के की वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस के साथ जो इन्वर्सली रिलेशन है, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स अगर कर देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अगर डिस्टेंस को यहाँ पे हाफ कर देते हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम हाफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4, तो 4 क्या होगा प्लट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से फोर्स में और डिस्टेंस में इस तरह का रिलेशन हो रहा है। यानी कि फोर्स को जब हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो डिस्टेंस को जब हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, और जब हम डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या कि जैसे ये हमारा पॉइंट कोई ए है और ये हमारा कोई पॉइंट बी है। अगर हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अगर बी निकालना हो तो क्या होगा, इस तरह का, इस ऐसे होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही बोलेंगे। उसी तरह जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे कोई एक 1 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 है, और यहाँ पे कोई हमारा 2 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2 है। तो अगर हमको यहाँ पे पूछे पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 बोलेंगे तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 करेंगे। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया r1 2। अब अगर हमको ये चीज बोले कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालने के लिए तो ये हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 करेंगे।
यानी कि ये जो हो जाएगा दूसरा वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा R21, ऐसे हो जाएगा R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में था वो क्या था, ये जो था कि जैसे हमारा ये कोई चार्ज Q1 था, ये कोई चार्ज हमारा Q2 था, फोर्स जो लग रहा था इस लाइन के क्या लग रहा था, एलोंग लग रहा था। इधर की तरफ लग रहा था F1 2 की वजह से, सॉरी F2 पर 1 की वजह से, और इधर की तरफ लग रहा था F1 पर 2 की वजह से। तो किसी भी वेक्टर को दर्शाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक उसके मैग्नीट्यूड की और एक उसके डायरेक्शन की। अगर कोई वेक्टर है तो इसके पास दो चीज़ है, एक तो है इसका मैग्नीट्यूड और एक है इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके पास जो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमको पता है कि Q1 Q2 बटा R²। इसके पास अगर डायरेक्शन अगर आ जाता है तो निकल जाएगा। अब आप इस R की वैल्यू जो है, इस R अगर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट 2 है और ये जो पॉइंट 1 है, अगर हम R को बोल देते हैं, अगर हम सबसे पहला हम देखते हैं F21 फोर्स को, तो F21 फोर्स के पास तो मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन के लिए हम इस डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर अगर ले लेते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को ही बताता है। तो ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू जो है R1, ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू हम R21 ही ले लेते हैं। तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ठीक है। और ये जो होगा R2 की जो वैल्यू होगी, यही तो है सेपरेशन, यही तो R2 की सेपरेशन वैल्यू है। ये जो R जो है, ये R जो है मैग्नीट्यूड इसका, वो R21 ही तो है, क्या है R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एक और क्या लगा देंगे, R लगा देंगे। क्योंकि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना रहता है, जैसे ए का यूनिट वेक्टर अगर हमको बोल रहा है तो ए एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर बटा मॉड ए वेक्टर, यही हो जाएगा, यही होगा क्या हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि F21 जो वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटा R² इंटू R वेक्टर बटा R। तो इसको हम लिख सकते हैं, या यहाँ पे ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो Q1 Q2 बटा RQ बटा RQ इंटू वेक्टर R, ठीक है। इस R के जगह पे हम ये चीज रख देते हैं, तो Q1 Q2 बटा मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यू इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसी तरह अगर हम F12 की अगर बात करते हैं तो F12 के लिए हमको सिर्फ और क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर एक अपोजिट डायरेक्शन में ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम F21 की अगर हम बात करेंगे तो F21 के लिए जो है एक यूनिट वेक्टर हमको इस डायरेक्शन में क्या हो लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर F21 के लिए, यूनिट वेक्टर किसके लिए, F12 के लिए, ठीक है। F21 फोर्स के लिए एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इसका भी वही होगा कि Q1 Q2 बटा R² इंटू R कैप। अब देखिए इसके लिए जो R कैप होगा वो R1 माइनस R2 होगा,
इसके लिए जो आर कैप होगा वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये तो हमारा अलग हो गया। तो इसके लिए जो R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का होल क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं इस तरह से कि Q1 Q2 बटा R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये हमारा R कैप था। अब हम यहाँ पे इसको R की जगह पर हम R1 माइनस R2 रख देंगे बटा मॉड R1 माइनस मॉड R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा F12। तो हमने वेक्टर फॉर्म में क्या देखा कि F21 और F12 ये दोनों क्या है, हमारा बराबर है, बट डायरेक्शन का साइन जो है वो अपोजिट है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के। लिमिटेशन से पहले कुछ एक दो चीज और जान लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा F21 था, इसका वैल्यू था K Q1 Q2 बट्टा R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। और F21 जो था वो था कि Q1 Q2 बट्टा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, इसका मॉड इंटू R2 माइनस R1। ये इस तरह से था। अब हम क्या देखते हैं कि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा Fg, होता है G m1 m2 बट्टा R स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ कुछ इसी तरह का होता है, बट वहां पे मास होता है और यहाँ पे चार्जेज होते हैं। ठीक है, अब इसके बीच कुछ सिमिलरिटी होती है और क्या कुछ डिफरेंस होता है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं सिमिलरिटी को, कि इन दोनों फोर्स के बीच क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो दोनों फोर्स जो है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। यानी कि दोनों चार्ज के जो लाइन ज्वाइन करने वाला है उसके अलोंग लगता है। इसी तरह ये भी दोनों मास के, जैसे M1 और M2 दो मास है तो इसके क्या लगता है, अलोंग ही लगता है। ठीक है, दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि प्रोपोर्शनल, दोनों प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर के क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। सिमिलरिटी तो हो गया, अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में क्या होता है कि सिमिलरिटी में एक ये भी हो जाता है कि वो होता है चार्ज का प्रोडक्ट, ये होता है मास का प्रोडक्ट, ये डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में क्या होता है, वो होता है चार्ज का प्रोडक्ट और ये होता है मास का प्रोडक्ट।
और उसके बाद पहला डिफरेंस हम ये लिखते हैं कि ये जो है ना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। बट एफ जो ग्रेविटेशनल होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का प्रोडक्ट होता है और एफ ग्रेविटेशनल में जो होता है मास का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है और एफ जो ग्रेविटेशनल है वो डज नॉट डिपेंड मीडियम, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद एक चौथा डिफरेंस और भी आ जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है के की जो वैल्यू होते हैं वैक्यूम में बात करते हैं तो 9 × 10⁹ 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जबकि ग्रेविटेशनल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कि इसके बीच कुछ डिफरेंस हो जाते हैं। चौथा डिफरेंस यहाँ पे, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कर ले। उसके बाद हम अब बताएंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, अब ये लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।